हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा पावर स्टडी में। दोस्तों, अगर आप रीट, पटवार, एलडीसी, क्लर्क, फोर्थ ग्रेड या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह आईसीटी की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं RSCERT कक्षा 4 की पुस्तक आओ कंप्यूटर सीखें के कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स, जो न सिर्फ स्कूल लेवल बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। दोस्तों, इन नोट्स की खास बात यह है कि यह सरल भाषा में है, परीक्षा उपयोगी कंटेंट लिखा गया है और 100% RSCERT आधारित ये नोट्स बनाए गए हैं। आईसीटी है सिलेबस, उसके अनुसार इन नोट्स को तैयार किया गया है और मैं कहूँ तो ये मेरे खुद से लिखे हुए हैंडराइटिंग नोट्स हैं, जिससे आपको याद करना बहुत ही आसान रहेगा। तो दोस्तों, क्लास को ध्यान से देखें और कॉपी पेन साथ लेकर बैठें। जो भी समझ में ना आए उसे नोट करते रहें और जैसे ही अपनी क्लास खत्म हो जाए तो उसे कमेंट में लिखिएगा। आगे आने वाली क्लास में मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि आधी अधूरी क्लास देखने से मात्र आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हर एक लाइन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और कीमती लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपनी आज की इस आईसीटी की क्लास को करते हैं शुरू। और आप लोग बिल्कुल है जो ध्यान से इस क्लास का आनंद लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार और घटक। देखो, कंप्यूटर के घटक यानी है जो कंप्यूटर की कार्यात्मक प्रणाली विकसित करने के लिए घटकों की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डाटा। देखो, डाटा है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर के समूह को है जो डाटा कहा जाता है। इसमें सबसे जरूरी होता है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। डाटा तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों आदि को एक उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करने को सूचना कहा जाता है। दूसरा है जो कंप्यूटर के घटक में आता है अपने हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उन्हें है जो हार्डवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस, मॉनिटर, ये सभी क्या हो गए? हार्डवेयर हो गए। अगला जो कंप्यूटर के घटक में आता है वो आता है सॉफ्टवेयर। यानी है जो सॉफ्टवेयर होता है वो निर्देशों, डाटा एवं प्रोग्रामों का है जो समूह होता है और जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने में किया जाता है। सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते दोस्तों, उन्हें है जो केवल देखकर कार्य किया जाता है। जैसे देखो, सॉफ्टवेयर में उबंटू, एंटीवायरस, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। अगला जो कंप्यूटर के घटक में महत्वपूर्ण आता है वो है स्टोरेज यूनिट। यानी है जो ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम सीपीयू से प्राप्त आउटपुट या परिणाम को स्टोर कर पाते हैं, वो है जो स्टोरेज यूनिट होता है। स्टोरेज यूनिट में हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, फाइल्स आदि को क्या करते हैं? स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। आगे हम समझते हैं कंप्यूटर के प्रकार, यानी है जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें देखो, सबसे पहले अपना आता है वो आता है माइक्रो कंप्यूटर। है जो इसकी देखो विशेषता देखिएगा, इसे है जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका जो माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और है जो इसका उपयोग सामान्य कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे हो गया स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, घर के सामान्य कार्य हो गई, इसके लिए है जो हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आकार के आधार पर कहें तो ये सबसे छोटा कंप्यूटर है, ठीक है ना। इसमें एक नोट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये एज इट इज है जो इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखो, भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर है, उसका आप लोगों को नाम बताना है। तो देखिएगा, इसका जो नाम है वो है टिप रैक, यानी TIFRAC। तो भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम हो गया टिप रैक था। अगला जो कंप्यूटर का प्रकार आता है वो आता है मिनी कंप्यूटर। यानी है जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक क्षमता वाले जो होते हैं उन्हें है जो मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। और इस पर है जो एक समय में एक से अधिक लोग है जो एक साथ काम कर सकते हैं। यानी इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई, क्योंकि एक समय में एक साथ है जो एक से अधिक लोग इस पर काम कर सकते हैं, इसलिए इसे तो वर्क स्टेशन ही तो कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, CDC 160
ए ये हो गया एक तो, एक है CDC 1700, एक है DEC, ठीक है ना, PDP-11 एंड है जो वैक्स, ये हो गए मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल। अगला जो कंप्यूटर का प्रकार आता है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये है जो इसकी विशेषता देखिएगा, दिखने में बहुत ही बड़े होते हैं। इनका उपयोग है जो बैंक हो गया, रेलवे हो गया, बड़ी कंपनियों द्वारा है जो किया जाता है। इसमें डाटा को तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए तो इसकी एक खास जो विशेषता हो गई, क्योंकि इसमें डाटा को तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे IBM 370, ठीक है ना, और ICL 39, तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल हो गए। अगला जो कंप्यूटर का अपना प्रकार आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। देखो इसकी क्या विशेषता है, सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता हो जाती है, क्योंकि सबसे तेज हैं और शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। तो देखो कि ये सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर हैं, तो इसका उपयोग कहाँ होगा? इसका उपयोग होगा इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, इसका है जो उपयोग किया जाएगा। और ये आकार में देखो, क्योंकि बहुत ही बड़े कामों में इसका उपयोग हो रहा है, तो इसमें आकार भी बहुत बड़ा है इसका। आकार में ये सबसे है जो बड़े होते हैं। इसमें आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये एज इट इज पूछा जाता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम बताइएगा। तो इसका नाम है क्रेफेस्ट। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम क्रेफेस्ट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये है ना, भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है। अब हम लोग समझते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। देखिएगा, हार्डवेयर ये क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के भौतिक भागों को है जो हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के प्रकार देखिएगा, हार्डवेयर के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है, वो आता है अपने इनपुट डिवाइस। है जो देखिएगा, इसके है जो माध्यम से उपयोगकर्ता अपने निर्देश कंप्यूटर को देता है। अर्थात है जो डेटा इनपुट किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, कीबोर्ड से, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि इससे डाटा है जो इनपुट किया जाता है, कीबोर्ड हो गया। माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अगला देखो, अब इसको है जो थोड़ा डिटेल से समझें, तो देखिएगा, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड है जो इसमें इससे अक्षर एवं निर्देश टाइप किए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी कुंजियों से मिलकर बना होता है, जैसे कौन कौन सी कुंजियाँ? अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, सिंबल, फंक्शन, ये सभी है जो कीबोर्ड है जो कीबोर्ड में कुंजियाँ होती है। सामान्य कीबोर्ड में कहें तो 104 से है जो 112 कीज होती हैं। एक नोट याद रखिएगा, कंप्यूटर कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था ना, वो किया था क्रिस्टोफर लाक्टमशोस। इसने है जो कंप्यूटर का है जो कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ये देखो, कीबोर्ड में एक टच टाइपिंग भी होता है। वो कैसे? हम अपने हाथों की 10 अंगुलियों की सहायता से बिना देखे, केवल महसूस करके कीबोर्ड पर है जो लिख सकते हैं। उसे हम लोग टाइप है जो टच टाइपिंग कहते हैं। अगला देखिएगा, जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। देखो ये क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना, और यह GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक पर कार्य करता है। अगर देखो, माउस के 3 बटन होते हैं। माउस के कितने? 3। बायाँ बटन, दायाँ बटन और स्क्रॉल व्हील। इसमें देखो, बाएँ व दाएँ बटन को क्लिक करके कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं? निर्देश दिए जाते हैं। अगला देखिएगा, जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। यह भी ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बना सकते हैं, और इसमें है जो चित्र कैसे बनेगा? लेजर के माध्यम से है जो चित्र का निर्माण होगा। अगला देखिएगा इनपुट डिवाइस, वो है स्कैनर। स्कैनर का उपयोग देखिएगा, इसका उपयोग है जो भौतिक चित्रों, जैसे कि इमेज हो गया, सिग्नेचर, ठीक है ना, प्रमाण पत्रों आदि को स्कैन कर कंप्यूटर में सेव किया जाता है, जो एक डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं। कौन कौन से? जैसे JPEG हो गया, BMP हो गया, ठीक है ना, PDF फॉर्मेट हो गया। तो इनमें है जो स्कैनर से जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, वो इन है जो फॉर्मेट में सेव रहते हैं। अगला देखिएगा, माइक्रोफोन है जो इसका देखो उपयोग है जो कंप्यूटर को आवाज के रूप में निर्देश देने, जैसे मोबाइल से बातचीत करना हो गया, वेब ब्राउजर पर बोलकर सूचना देखने के लिए भी है जो माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। अगला इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। इसका देखो उपयोग, इसका उपयोग देखिएगा कि दिखाई देने वाली वस्तु का इमेज या वीडियो बनाने के लिए है जो वेब कैमरा का उपयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से, कौन सा सेंसर? इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से है जो चित्रों का है जो रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो हो गया अपना वेब कैमरा।
अगला जो इन हार्डवेयर का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार आता है, वो आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि शॉर्ट रूप में कहें तो सीपीयू। यह कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों को प्राप्त और निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करता है। तो उसे है जो हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कहते हैं। सीपीयू है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीपीयू है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू के भाग देखिएगा। देखो सीपीयू के 4 मुख्य भाग हैं। कौन-कौन से? एक तो एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा है जो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट, और चौथा है जो मदरबोर्ड। अब देखो एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी हिंदी में कहें ना तो अंक गणित एवं तार्किक इकाई। यह एक डिजिटल सर्किट है और इसका जो उपयोग है वो अंक गणित एवं तार्किक संचालन के लिए है जो किया जाता है। अगला देखिएगा, जो दूसरा है जो इसका भाग सीपीयू का, वो है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। यह यूनिट कंप्यूटर की सभी गतिविधियां यानी इनपुट एंड आउटपुट को नियंत्रित करती है। यह एक प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है और उन्हें है जो एएलयू अथवा है जो मेमोरी यूनिट में भेजता है। ये कौन काम करता है? सीयू कंट्रोल यूनिट। अगला है जो इसका जो भाग आता है वो आता है मेमोरी यूनिट। किसका? सीपीयू का। इसका जो उपयोग है वो कंप्यूटर में डाटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए है जो किया जाता है। अगला जो भाग है सीपीयू का वो है मदरबोर्ड। यह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि कहें तो आईसी से बना हुआ एक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना? और इस यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस को है जो जोड़ता है। इसमें स्लॉट्स स्लॉट्स होते हैं जो मेमोरी, जैसे मेमोरी हो गया, कनेक्टर कार्ड फिट करने के लिए जो स्लॉट्स को काम में लिया जाता है, ये हो गया अपना मदरबोर्ड। अगला जो है जो हार्डवेयर का तीसरा मुख्य प्रकार आता है, वो आता है आउटपुट डिवाइस, यानी कि यह सीपीयू से डाटा को प्राप्त करके उसे टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के रूप में बदलकर उससे है जो यूजर तक पहुंचाता है। वो कौन काम करता है? आउटपुट डिवाइस काम करता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। देखो इसमें देखो जो आउटपुट डिवाइस में पहला मॉनिटर है, तो मॉनिटर क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यह सीपीयू द्वारा संपादित प्रोग्राम को स्क्रीन पर है जो दर्शाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे है जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से मॉनिटर है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सीआरटी मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर के एग्जाम्पल है। तो सीआरटी मॉनिटर हो गया, ठीक है ना? एफपीडी मॉनिटर हो गया, एलसीडी है, एलईडी है, ये सब आप लोगों ने, है ना, ये मॉनिटर के प्रकार हैं। अगला देखिएगा है जो प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो यह है जो एक कंप्यूटर से कनेक्ट या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करता है, ठीक है ना? और इसका जो उपयोग है वो दस्तावेज हो गया, फोटो हो गया, अन्य प्रकार की मीडिया को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का मुख्य काम क्या होता है? प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ठीक है ना? तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे प्रिंटर के भी प्रकार हैं, कौन-कौन से? जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, ठीक है ना? थर्मल प्रिंटर हो गया, तो ये सभी क्या है? प्रिंटर के प्रकार हो गए। अगला जो अपना आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। अब आप लोग समझते ही होंगे कि स्पीकर क्या काम आता है। किसी भी आवाज़ को हमारे कानों तक पहुँचाने का जो एक उपकरण है वो है स्पीकर। इसका उपयोग है जो कंप्यूटर से ऑडियो सुनने के लिए है जो किया जाता है। अगला जो अपने हार्डवेयर का प्रकार, मुख्य प्रकार आता है वो आता है स्टोरेज डिवाइस, यानी कि देखो इसका उपयोग डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसका? स्टोरेज डिवाइस का। यह कंप्यूटर का एक मुख्य घटक होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि स्टोरेज डिवाइस के बिना तो किसी हम डाटा को स्टोर नहीं करेंगे, उन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो वो डाटा काम का क्या? तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क आता है, सीडी में स्टोर किया जाता है, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है ना? मेमोरी कार्ड हो गई, ये सभी क्या हो गए? एक स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो, जैसे हार्ड डिस्क को थोड़ा समझ लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है? तो ये कंप्यूटर में आंकड़े, प्रोग्राम, सूचना को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? हार्ड डिस्क का। अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को तो समझ लिया, अब हम समझते हैं सॉफ्टवेयर को। देखो, सॉफ्टवेयर है जो निर्देशों, प्रोग्रामों का है जो समूह होता है,
और इसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने में। अब देखो कंप्यूटर को संचालित करना है ना, तो सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। कंप्यूटर पर इसके है जो सॉफ्टवेयर के आइकन बने होते हैं, कंप्यूटर क्या स्क्रीन है जो कंप्यूटर की जो आइकॉन बने होते हैं। अब देखिए सॉफ्टवेयर के हम प्रकारों को जानते हैं, यानी टाइप्स ऑफ है जो सॉफ्टवेयर। इसके है जो प्रकार है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझिए, यह एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को है जो नियंत्रित एवं संचालित करता है। एग्जाम्पल जैसे डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। तो ये भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो है जो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। अगला देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर का प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम है कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। विशिष्ट कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को है जो यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, ठीक है ना, डाटाबेस प्रोग्राम हो गया, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना, बिजनेस का भी सॉफ्टवेयर होता है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना, शिक्षा के लिए जो बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गई, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गई, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब है जो देखो इसमें अगर हम वर्ड प्रोसेसर को समझे, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो लिखने एवं लेखन संपादन में है जो ये काम आता है। कौन, वर्ड प्रोसेसर। अब है जो इसमें दूसरा अगर समझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल का आप समझ गए होंगे कि ड्राइंग यानी कोई चित्र बनाना, कोई आकृति बनाना या कोई चित्र आकृति में रंग भरना। तो इसका जो उपयोग है वो चित्र आकृति एवं रंग भरने में ड्राइंग टूल का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं अगला जो अपना बिंदु, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, और ओएस, जैसे शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहा जाता है। देखो इसकी आवश्यकता किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसकी आवश्यकता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के बीच कार्य करने के लिए है जो किसकी आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये सॉफ्टवेयर का एक है जो समूह होता है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयरों का है जो ये ओएस यानी ये एक समूह होता है। यह आंकड़ों निर्देशों को संचरण को है जो संचरण के लिए नियंत्रित करता है। आंकड़े हो गए, निर्देश हो गए, तो इस पे इसको है जो संचरण के लिए है जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर में इंस्टॉल प्रोग्राम क्या करते हैं, चलते हैं। ये देखो ये नहीं होगा तो इंस्टॉल जो भी प्रोग्राम होंगे वो अपने नहीं चलेंगे। तो इसको चलाने के लिए है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैसे देखो एक है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, किसी एक कंपनी द्वारा नहीं बल्कि लोगों की समूह द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं उन्हें है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। कौन कौन से एग्जांपल देखो, उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, सोलोरिस हो गया, ये सभी क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दूसरा प्रकार हम समझे, अब अगला है वो जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है वो है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका निर्माण कंपनियों द्वारा किया जाता है, यानी किसी एक समूह द्वारा नहीं बल्कि एक कंपनी के द्वारा है जो इसका निर्माण किया जाता है। और आज की तारीख में बहुत ही फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है विंडोज। विंडोज देखो कितना फेमस आज की तारीख में विंडोज है जो सिस्टम में सबसे ज़्यादा काम आने वाला विंडोज है। देखिएगा विंडोज को थोड़ा बहुत इस यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं कि विंडोज क्या है। देखो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई आधारित एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन, विंडोज। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता तथा सिस्टम के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। कौन, विंडोज। यह विंडोज मैप्स, मेल एंड कैलेंडर, फोटो, म्यूजिक, टीवी, वन ड्राइव जैसे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों से है जो मिलकर बना होता है। कौन, विंडोज। बूटिंग या कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो स्क्रीन प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। तो देखो जो अपने पहले सॉफ्टवेयर पढ़ा था और सॉफ्टवेयर में हमने कहा था कि जो आइकॉन्स बने होते हैं सॉफ्टवेयर के वो कहाँ बने होते हैं, वो डेस्कटॉप पर बने होते हैं। कहाँ पर, डेस्कटॉप। क्योंकि देखो बूटिंग या कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो स्क्रीन हमें हमें प्राप्त होती है उन्हें ही तो क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। अगला जो देखिएगा हम बिंदु पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे
ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस की विशेषता क्या हो सकती है? देखो, हर एक विशेषता एग्जाम के लिए पूछी जाती है। आज तो कहें तो अब कंपटीशन में तो क्या-क्या पूछ लिया जाता है। देखो, बहुत ही गहराई से हम लोगों को हर चीज़ को जानना होता है। इसमें देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के में है जो इसके बारे में टास्क बार। यह वर्तमान में चल रहे सभी प्रोग्राम्स के आइकॉन को दिखाती है। जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वर्तमान में हमारे डेस्कटॉप पर, तो उसको है जो दिखाने का जो काम करता है वो एक टास्क बार करता है, ठीक है ना? अगला है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू देखिएगा, इससे हमें कंप्यूटर पर उपलब्ध सभी प्रोग्राम सूची दिखाई देती है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को वापस है जो प्रारंभ कर सकते हैं, वो है स्टार्ट मेन्यू। आइकन, आइकन तो देखो, किसी फाइल या प्रोग्राम का एक छोटा ग्राफिक रूप, यानी छोटा ग्राफिक्स रूप है, वो आइकॉन कहलाता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड देखिएगा, आइकन के पीछे का प्रदर्शित भाग डेस्कटॉप बैकग्राउंड है जो कहलाता है। अब देखो, 3 चीज़ें यहाँ हम मुख्य रूप से समझेंगे। एक तो हमारे सामने आता है शटडाउन, ठीक है ना? और एक आता है रीस्टार्ट और एक आता है स्लीप। देखिएगा, शटडाउन हम लोगों को है जो इसकी मुख्यतः इसकी विशेषता को ध्यान होना चाहिए। शटडाउन क्या काम आता है? रीस्टार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है? स्लीप है जो ये क्या है? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। शटडाउन, कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना, ये क्या हो गया? शटडाउन हो गया। अगर शटडाउन करेंगे ना तो कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। रीस्टार्ट का काम क्या है? कंप्यूटर को बंद कर और उसे फिर से चालू करना, ये हो गया अपना रीस्टार्ट हो गया। स्लीप क्या है? यह पावर सेविंग का काम करता है। स्लीप का ये एक पावर सेविंग का काम करता है, पर कैसे? देखो, कंप्यूटर पर काम के दौरान अपने को क्या छोटा एक ब्रेक लेना हो, तो उस समय है जो हम लोग स्लीप मोड को ऑन कर देते हैं और कंप्यूटर अपने आप है जो स्लीप मोड में चला जाता है। मतलब है कि हमारे कंप्यूटर की पावर सेविंग हो जाती है। तो इसके लिए है जो स्लीप मोड, इसका है जो उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं उबंटू। उबंटू क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित एक मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में रिलीज किया गया था, ठीक है ना? कब? 2004 में पहली बार रिलीज किया गया था। मार्क शटलवर्थ और डेबियन के डेवलपर्स द्वारा कैनोनिकल की स्थापना की गई थी और इसके बाद उबंटू प्रोजेक्ट है जो लॉन्च कर दिया गया था। कैनोनिकल ने ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण उबंटू 4.10 अक्टूबर 2004 में जारी किया था। ये आप लोगों को याद रहे तो एक अच्छी बात है। उबंटू शब्द दक्षिणी अफ्रीकी गुनी भाषाओं से आया है और इसका अनुवाद दूसरों के लिए मानवता, इसका जो अनुवाद का है ना उबंटू, इसका जो अनुवाद होगा वो दूसरों के लिए मानवता। अब हम है जो उबंटू के थोड़े बहुत इसके लाभ को जान लेते हैं। भाई, उबंटू के लाभ क्या है? तो देखो, मुफ्त ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है? सुरक्षित भी है, ये भी अच्छी बात कि ये इसके लाभ हैं। बिना इंस्टॉल किए चलता है दोस्तों, बिना इंस्टॉल किए चलता है उबंटू। इस एक साथ कई टैब पर काम करने में भी आसानी रहती है उबंटू में। सुगम व सरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अच्छी बात है। न्यूनतम ऑपरेटिंग विन्यास की है जो सॉरी न्यूनतम हार्डवेयर विन्यास की आवश्यकता रहती है उबंटू में। तो ये हो गए इसके कुछ है जो मुख्य मुख्य लाभ। अब हम देखो इसमें क्या इस कंप्यूटर में समझते हैं कि कंप्यूटर में चित्रकार यानी ड्राइंग इन कंप्यूटर। तो देखो ये कैसे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर हम कहें तो एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ड्राइंग सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है वो समझ लेते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र बनाने एवं कलर करने में किया जाता है। बिल्कुल अच्छी बात। ड्राइंग सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ दे रखा है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। एक शक्तिशाली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और जिससे ड्राइंग बना सकते हैं। अगला देखिएगा वर्ड प्रोसेसर, बहुत फेमस नाम है, आप लोगों को ये ध्यान ही होगा क्योंकि इसका जो उपयोग होता है ना दोस्तों, वो होता है दस्तावेज बनाना, ठीक है ना, जिसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का प्रारूप तैयार करना और उन्हें एडिट करने में है जो इसका उपयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसर का। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है ना। इसमें टाइपिंग, डिजाइन और बेसिक फोटो एडिटिंग का कार्य करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। एक
आप है जो कंप्यूटर में कुछ बिंदु की लोकेशन याद रखिएगा। लोकेशन को ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे देखो टाइटल बार हो गया, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़ बटन, ठीक है ना? मेनू बार, रूलर, स्टेटस बार, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको ये सारे बिंदु की लोकेशन एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिएगा ये है जो अपने टाइटल बार हो गया, ये है जो अपने मिनिमाइज़ का है जो बिंदु मिनिमाइज़ हो गया और ये है जो यहाँ पर ये मैक्सिमाइज़ होता है और ये जो क्लोज़ बटन हो गया और ये है मेनू बार, ये रूलर और ये है जो अपने स्टेटस बार हो गया। तो इन बिंदुओं को आप लोगों को लोकेशन भी ध्यान होना बहुत ज़रूरी होता है। एक नोट याद रखिएगा कि वर्ड प्रोसेसर में नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्ट कीज़ का उपयोग पूछा जाता है। शॉर्ट कीज़ कौन सी शॉर्ट कीज़ होती हैं कि वर्ड प्रोसेसर में नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए एक शॉर्ट कीज़ का उपयोग किया जाता है, वो है कंट्रोल+N शॉर्ट कीज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? देखो लिब्रे एक नोट याद रखना, लिब्रे ऑफिस राइटर के दस्तावेज है जो डॉट ओडीटी टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव होते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के है जो दस्तावेज है जो किस टेक्स्ट फाइल में है जो सेव होते हैं, तो वो होते हैं अपने डॉट ओडीटी टेक्स्ट फाइल के अंदर। देखो ये सभी बिंदु सभी है जो हैंडराइटिंग नोट्स है ना, अपने जो कक्षा 4 की आओ कंप्यूटर सीखें, बिल्कुल एज़ इट इज़ है जो वहाँ से स्टडी करके ये नोट्स है जो हाथ से लिखे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और अगर एग्ज़ाम में तो 100% पूछा ही जाएगा और मान लो एग्ज़ाम में देखो एग्ज़ाम के साथ-साथ ये हमारे डेली लाइफ़ में भी काम आने वाली चीज़ है, तो इनको याद रखना, इनका ध्यान होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो वर्ड प्रोसेसर में दस्तावेज को सेव करने के लिए कंट्रोल+S शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ड प्रोसेसर में दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है, तो वो है कंट्रोल+S। ये शॉर्ट कीज है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं एआई मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि, उसे तो ये कहते हैं एआई सक्षम इसका उपकरण है। वो देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस, ये समझते हैं। देखो एआई की फुल फॉर्म तो मैंने बता दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। देखिएगा एआई का अर्थ कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, वही तो है एआई थी। ठीक है ना? अगला इसका एग्जाम्पल देखो, इसका भी एग्जाम्पल देखिएगा। स्मार्टफ़ोन हो गया, ठीक है ना? स्मार्ट वॉच हो गया, चैटबॉट हो गया, स्मार्ट स्पीकर हो गया, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हो गया, तो ये सभी क्या है? एआई सक्षम उपकरण हैं। अब हम थोड़ा बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास समझना हमारे लिए बहुत यहाँ पर है जो ज़रूरी हो जाता है। देखिएगा कंप्यूटर का इतिहास है जो यहाँ आप लोग समझो कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का जो आगमन है वो है 1940, यानी 1940 के दशक में हुआ था अपने कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आगमन। यही तो है अपना, ये क्या है कंप्यूटर का अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। देखो कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले आ जाता है अबेकस। अबेकस क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मनकों और तारों की सहायता से जो उपकरण बनाया गया था, जैसे 600 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने है जो अबेकस और जापान के लोगों ने सोरोबॉन कहा था। क्या कहा था? सोरोबान कहा था। ये हो गए अपने अबेकस। प्रारंभिक कक्षाओं में एक बात ध्यान रखना, प्रारंभिक कक्षाओं में है जो विद्यार्थियों को गणना सिखाने के लिए अबेकस गणना यंत्र का उपयोग किया गया था। तो अबेकस का है जो उपयोग विद्यार्थियों को गणना के लिए भी है जो यूज हुआ था। अब दूसरा जो आ जाता है, पहला अबेकस हो गया, दूसरा है जो पास्कल लाइन। पास्कल लाइन को समझते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया जो जोड़ घटाव कर सकता था। क्या इसका इसका जो काम था वो जोड़ घटाव कर सकता था और इसे है जो पास्कल लाइन नाम दिया गया। जर्मनी के गॉटफ्रीड लिबनीज, ठीक है ना, लिबनीज ने पास्कल लाइन के
कुछ परिवर्तन कर इसे गुणा भाग करने के लिए भी संभव बनाया था। पहले तो ये काम क्या करता था? जोड़ घटाव। और उसके बाद में है जो जर्मनी के गॉटफ्रीड लीबनिज ने पास्कल लाइन में कुछ परिवर्तन कर दिए और है जो गुणा भाग के लिए है जो इसे सक्षम बना दिया गया है। अब इसमें जो तीसरा आता है अपना चार्ल बेवेज। अब चार्ल बेवेज है जो इनको समझते हैं। चार्ल बेवेज ने क्या काम किया है? देखो, आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना अंग्रेजी वैज्ञानिक है जो चार्ल बेवेज द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। इनको है जो इन्होंने 3 स्वचालित यांत्रिक संगणकों का निर्माण किया जिसे डिफरेंस इंजन नाम दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1833 में एक और संगणक यंत्र का निर्माण किया जिसे विश्लेषणात्मक है जो इंजन यानी एनालिटिकल इंजन कहा गया, जो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज पूछे तो वो हो जाएगा अपने एनालिटिकल इंजन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन। अब देखो, चार्ल बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट या लाइन याद रखना, चार्ल बेबेज को है जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सन 1833 में अगस्ता एडा किंग नामक महिला ने चार्ल बेबेज का सहयोग किया और कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा, जिसके कर 1980 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा को उनके सम्मान में, किनके? एडा के सम्मान में, अगस्ता एडा किंग थी ना, उसके सम्मान में एडा लैंग्वेज का नाम दिया। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उनके सम्मान में लैंग्वेज का नाम रख दिया था दोस्तों, एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो बात हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला जो आईबीएम। आईबीएम को समझना जरूरी हो जाता है। आईबीएम की फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, यह दुनिया की पहली और वर्तमान में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। कौन? आईबीएम। इस कंपनी के सहयोग से सन 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो भौतिक विज्ञानी हार्वर्ड एकेन ने जो मार्क फेस्ट नामक है प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। क्या नाम दिया? मार्क फेस्ट नामक विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था हार्वर्ड एकेन ने। किसने? हार्वर्ड एकेन ने। कंप्यूटर के विकास क्रम को देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के विकास क्रम को। इसके विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया। कितनी? 5 पीढ़ियों में। पहली पीढ़ी देखिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसका जो समय रहा है ना साथियों, वो है 1942 से लेकर 1955 तक। इसकी जो संपूर्ण विशेषता को हम लोग समझते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को। देखिए, इनका उपयोग गणना, भंडारण हो गया, नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए किया गया था। तो यहाँ पर इसका उपयोग हमें ध्यान होना चाहिए कि गणना, भंडारण, नियंत्रण आदि के उद्देश्य के लिए इसका है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया गया, ठीक है ना। इसमें वैक्यूम ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। आकार में बहुत ही बड़े थे, ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया था। किसमें? इसे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के लिए किसका उपयोग हुआ? पंच कार्ड का। आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त। अब देखो, आंतरिक मेमोरी के लिए यह है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया गया। इसके लिए पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर तो भाई साहब बहुत ही बड़े, तो इनके लिए पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी। एग्जाम्पल देखो, एनिएक, ठीक है ना, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। एग्जाम्पल याद रखना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला है द्वितीय है जो पीढ़ी के कंप्यूटर, इनका है जो जो समय रहा है वो 1955 से लेकर 1964 तक, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसकी विशेषता देखिएगा, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर यह है जो ट्रांजिस्टर का उपयोग हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वैक्यूम ट्यूब तो किसमें था? प्रथम पीढ़ी में। अब है जो यहाँ सेकंड जो पीढ़ी आई थी उसमें है जो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। एग्जाम्पल जैसे CDC 3600, IBM 1400, इस सीरीज के जो कंप्यूटर थे ना वो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। IBM 70, ठीक है ना, सीरीज आ गई, तो ये भी द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर हैं। अगली है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसका जो समय है ना वो है 1964 से लेकर 1975। इस समय के बीच में जो कंप्यूटर की पीढ़ी चली थी वो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर।
देखो यहाँ क्या हो गया, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सेकंड अपने है जो पीढ़ी में था, और यहाँ तो है जो तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर है जो एकीकृत सर्किट यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हो गया। यहाँ पर है जो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हो गया। आईसी को सिलिकॉन चिप्स भी कहा जाता है। ये एक इसका है जो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि आईसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन चिप्स, ठीक है ना। सिलिकॉन के पतले टुकड़े पर है जो कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर बने होते हैं। समझ गए ना, सिलिकॉन के पतले टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर बने होते हैं, कई रजिस्टर बने होते हैं, कई कैपेसिटर बने होते हैं। तो ये सब है जो सिलिकॉन के पतले टुकड़े पर है जो इनका बने होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, IBM 360, ठीक है ना, 30 पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM 360। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में एग्जांपल याद रखना। IBM 360, IBM 370, PDP-11, ये सभी 30 पीढ़ी के अपने कंप्यूटर हो गए। अगली जो पीढ़ी है वो है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसका जो समय रहा है ना, वो 1975 से लेकर 1989 तक। इनके जो इस समय के बीच में जो कंप्यूटर की पीढ़ी थी, वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाई। इस देखो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें इसमें है जो बड़े पैमाने पर एकीकृत परिपथ यानी है जो VLSI। VLSI की फुल फॉर्म याद रखना, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी VLSI। तो ये VLSI का है जो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI का प्रयोग हुआ, तो वो हुआ था अपने चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। VLSI में एक सिलिकॉन चिप पर कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और इस सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो चिप का प्रयोग है जो करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि माइक्रो चिप का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में है जो एग्जाम्पल देखो, माइक्रो चिप्स का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। एग्जाम्पल जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड, वर्चुअल मेमोरी जैसी है जो कई तकनीक का है जो विकास हुआ था इस पीढ़ी के कंप्यूटर में। कौन सी? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगली आ जाती है, वो आती है अपने पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसका जो समय रहा है वो मैं कहूँ तो 1989 से लेकर वर्तमान समय तक जो कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है। इसमें क्या हुआ है, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का प्रयोग हुआ, बहुत फेमस हो रहा है तो अब तो AI, ठीक है ना। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति सबसे तेज व आकार सबसे छोटा होता है। तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता हो गई। अब देखो दोस्तों, हम लोग है ना, ये कंप्यूटर के प्रकारों को समझते हैं, ठीक है ना। किस आधार पर? एक तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार समझेंगे, और है जो दूसरा क्षमता व आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों को समझेंगे। देखो, कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तो हो गए कार्य के आधार पर। और है जो क्षमता व आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कहें तो वो हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये हो गए अपने क्षमता व आकार के आधार पर। अब देखो, सबसे पहले हम कार्य के आधार पर जो पहला अपना प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर, उसे समझते हैं। देखो, एनालॉग कंप्यूटर है ना, ये ना कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक राशियों, कौन से? जैसे ताप, दाब, लंबाई, विद्युत के मापन में है जो एनालॉग कंप्यूटर का है जो उपयोग होता है। यह संकेत सतत होते हैं। बिल्कुल सही बात, ये संकेत सतत मतलब जैसे स्पीडोमीटर हो गया, घड़ियां हो गई, तो इसमें है जो एनालॉग कंप्यूटर काम आता है। अगला जो दूसरा अपने जो कंप्यूटर का प्रकार आता है वो आता है डिजिटल कंप्यूटर। यह 0 और 1 के रूप में दिए गए डाटा पर कार्य करते हैं, इसकी खास विशेषता हो जाती है। और इसमें केवल ऑन ऑफ 2 ही स्थितियां होती है डिजिटल कंप्यूटर में। इसमें है जो सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं, वह कंप्यूटर निर्देशानुसार गणना करके परिणाम के रूप में, आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। और इनमें
है जो गणितीय व तार्किक दोनों गणना होती है, गणितीय भी होती है और तार्किक भी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर। इनके संकेत असतत होते हैं। पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले में संकेत सतत होते हैं और ये है जो डिजिटल में संकेत है वो असतत होते हैं। तीसरा जो अपने आता है वो आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें देखो, इनमें एनालॉग व डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। एनालॉग के कंप्यूटर के भी गुण आ जाते हैं, डिजिटल के भी गुण है जो हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाते हैं। ये एनालॉग संकेत के रूप में डाटा को लेकर डिजिटल संकेत में जो बदलकर गणना करता है। यह भौतिक मान व अंकों दोनों पर कार्य करता है। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले यंत्र, तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को है जो एनालॉग संकेत के रूप में ग्रहण करके और परिणाम को अंकों में प्रदर्शित करने का जो काम करता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर दोस्तों काम करता है। तो दोस्तों ये था अपने कक्षा 4 की बुक का कंप्लीट कंटेंट, ठीक है ना? और अब हम अगली क्लास में कक्षा 5 के कंप्लीट हैंडराइटिंग नोट्स को इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मैं कहूँ तो जल्द मैं इस क्लास को लाने वाला हूँ, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को है नहीं RSCERT कक्षा 4 आओ कंप्यूटर सीखें कि हैंडराइटिंग नोट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है ना, उपयोगी लगी हो, नोट्स पसंद आए हो और आपको लगा हो कि कंटेंट आपकी परीक्षा में काम आएगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ है जो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली आईसीटी की सभी महत्वपूर्ण क्लासेस और नोट्स आपको समय पर मिलते रहें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूँ। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना? और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा रखिए। फिर मिलेंगे अगली दमदार आईसीटी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, धन्यवाद।